क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 का वीडियो नंबर 4। हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 11 का रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 4 का वीडियो नंबर 4। इसके पहले हमने 3 वीडियो पढ़ा रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज का हमें टॉपिक पढ़ना है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी ये द्रव्यमान संख्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग, यानी दोनों को जोड़ को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अच्छा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये कैसे हुआ है, एक सूत्र हमने बताया होगा आप लोगों को, जेड बराबर यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रोटॉनों की संख्या पे हम क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख सकते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के बराबर है। या हम लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर जेड यानी परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि ये सब एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, इसी से यह सूत्र बना है। चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। देखिए, अगले टॉपिक पर मूव करने से पहले हम कुछ एक सवाल देख लेते हैं द्रव्यमान संख्या के ऊपर। एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 है तथा प्रोटॉन की संख्या 26 है, तो द्रव्यमान संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो द्रव्यमान संख्या तो बहुत आसान है, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या आपकी कितनी है, यहाँ पे 26, न्यूट्रॉनों की संख्या आपके 30 दे दिया है, इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने पे आपका आ जाएगा 56। ये तो आ गया द्रव्यमान संख्या। अब एक चीज़ हम बताए हैं कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और वही परमाणु क्रमांक होता है। तो यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। हो गया आपका सवाल। अब हम अगले टॉपिक में मूव करते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन उनके जो द्रव्यमान संख्याएं यानी जो परमाणु भार होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसी को हम समस्थानिक बोलते हैं। इसको लिख लेते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या, इसे हम परमाणु भार भी बोलते हैं। ठीक है, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। ठीक है, परंतु द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अलग अलग होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे में आपका जैसे हो गया, मान लीजिए हाइड्रोजन 1H2 परमाणु भार है और ये हो गया 3। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूरियम, ट्राइटियम, इन सब के नाम हैं। लेकिन देखिए हाइड्रोजन के क्या है, परमाणु क्रमांक सबके एक एक है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या यानी जो परमाणु भार हो क्या अलग है, किसी में 1 है, किसी में 2, किसी में 3 है। इसे हम बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है समभारिक। समभारिक देख लेते हैं। अगले टॉपिक पर मूव करने से पहले हम समस्थानिक जो पढ़ाए हैं उसकी एक सवाल देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, प्रैक्टिकली करने से बहुत ज़्यादा समझ में आता है और सवाल से भी और ज़्यादा आता है। ठीक है,
देखिए क्या कह रहा है कि समस्थानिक परमाणुओं ए व बी की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 35 व 37 है। यदि ए के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ पे ए दे दिया है और बी, दो परमाणुओं के बारे में पूछा है। इसका परमाणु क्रमांक जेड से होता है और इसका परमाणु भार दे दिया 35 और इसका दे दिया है आपका 37 दे दिया है। इसमें एन की संख्या आपकी 18 दे दी है और इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो पता है आपको न्यूट्रॉन बराबर होता है ए माइनस जेड होता है। अगर हम देखें द्रव्यमान संख्या बराबर लिखवाए हैं जेड प्लस न्यूट्रॉन यानी परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, एक सूत्र लिखवाए थे आप लोगों को, द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को इधर कर देंगे, ए माइनस जेड हो जाएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन आपका 18 दे दिया है, परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या आपका 35 दे दिया है। हमें परमाणु क्रमांक बताना है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो जेड बराबर कितना यानी परमाणु क्रमांक बराबर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं, क्योंकि समस्थानिक है तो इसका 17 परमाणु क्रमांक है तो इसका भी 17 ही आएगा, बी का भी, क्योंकि समस्थानिकों क्या होता है परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। अब इसमें भी वही प्रक्रिया करना है हमें जेड। तो हमें इसके अभी मान पता है, 37 दे दिया है द्रव्यमान संख्या और अभी हमने परमाणु क्रमांक निकाला है 17। तो हमें एन का मान यानी न्यूट्रॉन कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, समभारिक। अच्छा देखिए, इसको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, समभारिक, समान भार होना चाहिए। ठीक है, समभारिक क्या होता है, जिसका परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। तो लिख लेते हैं इसको, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि स्पष्ट समझ में आए आप लोगों को। जैसे हो गया आपका 18 आर्गन, इसका भी 40 होता है, और 19 पोटेशियम ठीक है, 19 पोटेशियम के, इसका भी 40 होता है। और हम देखते हैं कि कैल्शियम जो 20 है इसका भी 40 होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे सिद्ध किया गया है। अब देखिए इसके परमाणु भार, इसमें 40, इसमें 40, इसमें 40 है, लेकिन इसके जो परमाणु क्रमांक है, एक में 18, एक में 19, एक में 20, अलग अलग आए हैं ना, इसी को हम समभारिक बोलते हैं। तो जैसे हम समस्थानिक का सवाल किए हैं वैसे समभारिक का भी सवाल लग जाएगा, कोई कठिन चीज़ नहीं है, बस सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, सम न्यूट्रॉनिक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सम न्यूट्रॉनिक, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु, क्या हो जाएगा, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या, या हम लिख सकते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है,
ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए 1s3 वह हम इसमें देख लेंगे 2He4। अच्छा, जब 1s3 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 4 में से अगर हम इस 2 को, यानी द्रव्यमान, देखिए हमें न्यूट्रॉन निकालना है, हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो हमने बताया था ये बराबर क्या होता है, Z माइनस n परमाणु क्रमांक माइनस न्यूट्रॉन। तो हमें निकालना है न्यूट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। या तो न्यूट्रॉन को इधर पक्षांतर कर दीजिए और इसको इधर, तो Z माइनस ए हो जाएगा, या A माइनस Z कर दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, परमाणु भार, या A माइनस Z भी हो सकता है। ठीक है, तो हम 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इसमें 3 में से घटाएंगे 2, यानी हमें जो न्यूट्रॉन की संख्या मिल रही है वह क्या मिले, ये 2। इन दोनों में क्या है, समान है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, यही तो है हमारा। चलिए अब अगले टॉपिक पे, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता चला है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, जिन परमाणुओं या आयनों में, जिन परमाणुओं या आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, देखिए जैसे हमारा सोडियम का होता है 11, इस पर 1 पॉजिटिव होता है, और मान लीजिए फ्लोरीन का होता है 9, इसमें 1 नेगेटिव होता है। और हो गया ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है, इसका होता है ऑक्सीजन का 8। इसमें भी वही प्रक्रिया करना है। देखिए अगर ये प्लस है तो ये घट जाएगा माइनस में, अगर ये माइनस है तो ये प्लस में जुड़ जाएगा। तो अगर हम देखिए यह इसको 1 चार्ज है तो 1 मानेंगे, 11 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि माइनस में प्लस में तो घट जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। यह माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 9 में से 1 जोड़ेंगे, यहाँ भी 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यानी 2 प्लस में जुड़ेगी 8 के, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 10। यानी हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है इन सब में, तो समान है। हो गया यह भी। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय विकिरण, जिसमें हम नंबर 1 में पढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा भी बोलते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। किसी तरंग द्वारा एक दोलन, किसी तरंग द्वारा एक दोलन या कंपन में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य, तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य या क्या बोलते हैं इसे, लैम्डा, या लैम्डा कहलाती है। ठीक है, अच्छा देख लीजिए तरंग दैर्ध्य होता क्या आखिर है। ठीक है, यह हो गया आपका, और यह जो देखिए यही होता है हमारा तरंग।
ठीक है, पहले ऊपर उठती है, फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। इसी को बोला जाता है तरंग दैर्ध्य। अच्छा, ऊपर वाले को हम बोलते हैं शीर्ष और नीचे वाले को बोलते हैं गर्त। ठीक है, क्या बोलते हैं? शीर्ष और गर्त। और यहाँ से यहाँ तक एक दोलन, देखिए यह इतना नहीं हुआ, यह यहाँ से यहाँ तक पूरा जाएगा, तब यहाँ पे एक दोलन माना जाएगा, यानी यहाँ से पूरा यहाँ तक एक दोलन, यानी एक लैम्डा माना जाएगा। अब तरंग दैर्ध्य का मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। तरंग दैर्ध्य का, देखिए तरंग दैर्ध्य का मात्रक हो जाएगा हमारा, पहले तो हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁸ सेमी हो जाएगा। फिर 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻12 मीटर। तो ये चीज़ें एक एक नंबर में आपका पूछ भी सकता है। ठीक है, कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 1 पिकोमीटर में कितना होता है। तो दोस्तों देखिए, पढ़ना हर चीज़ चाहिए, ये नहीं कि यह टॉपिक अच्छा है इसको छोड़ दें। शुरू से पढ़िए, सब पढ़िए, क्या दिक्कत है, आराम से ख़त्म हो जाएगा। 1 साल का समय रहता है, आप लोग चाहें तो आराम से किताबों को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये तो हमारा पहला था तरंग दैर्ध्य। अब दूसरा आ जाता है आवृत्ति। ठीक है, दूसरा है आवृत्ति। क्या होता है? किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में गुजरने वाली, देखिए किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में गुजरने वाली, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में गुजरने वाली कुल तरंगों की संख्या, कुल तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में गुजरने वाली कुल तरंगों की संख्या, सिंपल है, आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रक, देखिए मात्रक जानना तो बहुत ज़रूरी है। इसका मात्रक हर्ट्ज, क्या होता है? हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड होता है इसका मात्रक, हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकेंड होता है। चलिए, अब हम अगली बात करते हैं आयाम। आयाम क्या होता है? कि जो हम तरंग प्रवाहित करते हैं, ऊपर नीचे उठती है, जो एक दोलन बनाती है, उसी को हम बोलते हैं आयाम। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी तरंग में, देखिए लिख लेते हैं, किसी तरंग में मूल अक्ष से, किसी तरंग में मूल अक्ष से ऊंचाई या गहराई को, क्या लिख देंगे? ऊंचाई या गहराई को आयाम कहते हैं। ठीक है, आयाम कहते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया? मूल अक्ष हो गया आपका। यहाँ से जो उठा है इसको हम बोलते हैं ऊंचाई, और जो नीचे है इसको बोलते हैं गहराई, और हम इसको प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। ठीक है, इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं? अल्फा से। और यही मूल अक्ष से ऊंचाई या गहराई को क्या बोला जाता है? आयाम बोला जाता है। तो एक सूत्र है, देखिए सूत्र क्या है? अल्फा अनुक्रमानुपाते √I, जहाँ I क्या है? प्रकाश की तीव्रता। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ I क्या है?
प्रकाश की तीव्रता है। ठीक है, अब हम अगला डाल लेते हैं चौथा, वेग क्या होता है। हमारा चौथा टॉपिक है वेग। वेग क्या होता है? किसी तरंग द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वेग कहलाती है। लिख लेते हैं, किसी तरंग द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? किसी तरंग द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वेग कहलाती है। ठीक है, वेग कहलाती है। इसे हम सी से भी प्रदर्शित करते हैं। क्या लिख देंगे हम? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब नंबर 5वें पे तो नहीं आता है, लेकिन नोट में चीज़ हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमने सीखा उसमें संबंध क्या है, यह चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे संबंध मान लो, जैसे मान लीजिए हो गया आपका वी, क्या हो गया? वेग हो गया आपका सी, गामा आपका हो गया आवृत्ति। ठीक है, और आवृत्ति कुछ से बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? न्यू। क्या बोला जाता है इसको? न्यू बोला जाता है। हम शायद आवृत्ति में आपको प्रतीक नहीं बताए हैं, इसको जान लीजिए, यहीं पे न्यू बोला जाता है। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। ये चीज़ आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब हमें इन्हें संबंध इसमें बताना है, क्या संबंध है। तो देखिए, एक सूत्र होता है सी, यानी वेग बराबर न्यू गुणे लेमडा। वेग बराबर न्यू गुणे लेमडा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू बराबर, देखिए न्यू बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम इस न्यू बराबर लिखेंगे, ठीक है, तो ये लेमडा कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा सी अपान लेमडा हो जाएगा। ठीक है, यही दो सूत्र हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला तो आपका ये हो गया और दूसरा आपका यह सूत्र है। इस पर एक सवाल देख लेते हैं हम, ताकि और अच्छा आप लोगों को क्लियरिफाई हो जाए। हमारी सवाल क्या है? किसी विकिरण की तरंग दैर्ध्य 1200 मीटर है, तो उसकी आवृत्ति बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें पहले देख क्या दिया? तरंग दैर्ध्य, यानी हमें लेमडा दे दिया है कितना? 1200 मीटर। आवृत्ति हमें क्या करनी है? बतानी है। ठीक है, यानी हमें न्यू बताना है। और यहाँ पे जो सी की बात, यानी जो प्रकाश का चाल, वो हमेशा देखिए निश्चित होता है, नियत होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ हम लगा सकते हैं सी का मान आराम से। तो एक सूत्र बताए हैं हम आप लोगों को, न्यू बराबर, देखिए न्यू बराबर क्या होता है? सी अपान लेमडा। अभी हम जस्ट पढ़ाएं आप लोगों को। सी का चाल कितना हो गया? 3 × 10⁸ बटे लेमडा कितना हो गया? 1200। इस 1200 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁸, 1200 लिख सकते हैं 12 × 10⁻², क्योंकि 10 10 में 100 2 बार गुणा होगा तो, और 100 में 12 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। इस रूप में हम लिख सकते हैं इसको। अब इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं, तो जब ऊपर करेंगे तो कट जाएगा, 3 एकम 3 चौको 12, यानी आ जाएगा 1/4 × 10⁸ है। और देखिए यह प्लस में है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10⁻−2 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? 1/4 × 10, क्योंकि देखिए ये माइनस ये प्लस, गुणा करने पे जो घात होती है वह जुड़ जाती है, घट जाती है चिन्हों के हिसाब से, तो यहाँ पे घट जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें भाग कर दें और भी अगर करना चाहें तो हम इसको भाग करके क्या बना देंगे? 4 में 1 का भाग करेंगे 0.25,
गुणे 10⁻6 क्या हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति पूछा है तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग क्लास 11 का वीडियो नंबर 4 पढ़ रहे हैं, अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।